नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ये डेटा क्या कहता है मैं आप सबका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने शुरू किया था एक एपिसोड अमेज़न वर्सेस इंडिया, क्या सही क्या गलत। तो आइए देखते हैं आज उसका दूसरा भाग, जिसमें हम देखेंगे कि अमेज़न हमारे देश में बिजनेस कैसे कर रहा है। A quick recap of where we left last week. पिछले हफ्ते का हम एक बार जल्दी से फिर देख लेते हैं हमने क्या कहा था। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स एसोसिएशन और दिल्ली व्यापार महासंघ कई सालों से ये शिकायत दर्ज कराते आए हैं कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट गलत तरह से हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहा है। उन्होंने ये बात सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को वहां शिकायत दर्ज की। सीसीआई ने फिर एक इंक्वायरी गठित की जिसके अगेंस्ट अमेज़न और फ्लिपकार्ट कर्नाटक हाई कोर्ट में गए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी है और अब ये इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। हमने ये भी देखा कि कैसा सारा मुद्दा आकर स्मार्टफोन की सेल पर अटका हुआ है, क्योंकि स्मार्टफोन हिंदुस्तान में एक बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा वॉल्यूम में बिकते हैं। हमने ये देखा कि पिछले साल स्मार्टफोन की जो सेल थी वो 1.7 ट्रिलियन रुपीस, 1 करोड़ 73 लाख करोड़ रुपए की हुई थी। इसीलिए इस वाले जो प्रोडक्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्टफोन्स, इसमें इन सब सेलर्स और रीसेलर्स की रुचि बढ़ गई है। हमने लास्ट वीक एक और बात की थी प्रेफर्ड सेलर्स की, कि अमेज़न के ऊपर ये आरोप है कि उनके कुछ प्रेफर्ड सेलर्स हैं और उनको प्रायोरिटी जगह देते हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पर, जिससे वो लोग उनकी सेल बढ़ जाती है। ये प्रेफर्ड सेलर्स जो है वो है अमेज़न बेसिक्स, जो कि अमेज़न का अपना ही एक ब्रांड है। ये माल खरीदते हैं पूरी दुनिया से, उस पे अपना लेबल बना के अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं। एक और कंपनी है क्लाउडटेल, इसके बारे में भी हम देखेंगे, और दूसरा है अपारियो रिटेल। ये दो तीन मिलकर ये अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा सेल करते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की। अब अमेज़न आया था एक मार्केट प्लेस लेके, जिसपे सारे ट्रेडर्स इंडिया में आके अपना माल बेच सकते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने ये ट्रैफिक अपने ही सेलर्स को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत गंभीर आरोप है। अब ये आरोप गंभीर किस लिए है कि आप जब कोई भी चीज खरीदते हैं तो एक स्क्रीन स्पेस होता है। आप लैपटॉप पर हैं तो लैपटॉप का स्क्रीन है, या स्मार्टफोन पर हैं तो आपका स्मार्टफोन का एक साइज है। तो जो उस पर दिखाया जाएगा आप वहीं से सेलेक्ट करेंगे। आप भले ही सर्च कर लें, आपको कुछ और प्रोडक्ट आ जाएंगे, लेकिन अगर बार बार ऊपर के स्पेस पर मैं सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट या अपने पार्टनर्स के प्रोडक्ट्स दिखाता रहूं, तो ये बड़ा इजी है और जेन्युइन है कि आप वहीं से ये परचेज कर लेंगे। आप खुद नोट करिएगा कि आपने कितनी बार आपने जो प्रोडक्ट खरीदे हैं वो क्लाउडटेल या अपेरियो रिटेल से आए हैं और कितनी बार कोई अननोन सेलर से आया है। ये जो स्क्रीन स्पेस का जो कंपटीशन है, ये भी एक बार आप समझ लीजिए। अगर मैं अपने प्रोडक्ट वहां पे बेचना चाहूं और ये चाहूं कि वो कस्टमर्स देखें, तो मुझे अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना पड़ता है अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर, और इस प्रमोशन के लिए अमेज़न पैसे चार्ज करता है। क्योंकि स्क्रीन स्पेस बहुत लिमिटेड है और बहुत सारे सेलर्स हैं, कभी-कभी इसमें आपको बिडिंग करना पड़ता है कि दूसरा सेलर कोई अगर 10 रुपया बोले तो आपको 15 बोलना पड़ता है, तब आपका प्रोडक्ट दिखता है। लेकिन जो उनके प्रेफर्ड सेलर्स हैं वो इस प्रोसेस को नहीं करते हैं। वो अपने आप ही एक फिक्स जगह ऊपर कस्टमर को दिखते रहते हैं। वो प्रमोशन के पैसे भी नहीं खर्चते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं क्लाउडटेल के बारे में।
क्लाउडटेल जो है वो अमेज़न का लार्जेस्ट रीसेलर है। क्लाउडटेल का लास्ट ईयर का रेवेन्यू अमेज़न से ज़्यादा था, 11,413 करोड़, और प्रॉफिट था 67 करोड़, 67.5 करोड़। ये ईयर ऑन ईयर करीब 25-30% से ग्रो कर रहे हैं। अब देखते हैं इनके ओनरशिप, इनका ओनर कौन है। 76% स्टेक, 76% स्टेक इस कंपनी में है कैटामैरान वेंचर्स का, जो कि नारायण मूर्ति जी की कंपनी है। नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के चेयरमैन थे। बाकी जो स्टेक है, ऐसा कहा जाता है कि इनडायरेक्टली अमेज़न ही इसको ओन करता है। ये बात सही भी लगती है, क्योंकि अगर आप क्लाउडटेल का बोर्ड देखें तो वहां पे अमित अग्रवाल जो कि इंडिया हेड है, जो अमेज़न इंडिया के कंट्री मैनेजर है, वो लिस्टेड है क्लाउडटेल के बोर्ड पर एज अ की मैनेजमेंट पर्सन। तो इससे ये भी साबित होता है कि क्लाउडटेल में अमेज़न का इंटरेस्ट तो है ही। अब देखते हैं अपेरियो रिटेल। अपेरियो रिटेल भी एक लार्ज रीसेलर है अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर। इनका लास्ट ईयर का रेवेन्यू था 9,930 करोड़ और प्रॉफिट था करीब 100-125 करोड़। ये कंपनी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसकी ओनरशिप 51% है पैटनी ग्रुप के पास और 48% डायरेक्टली अमेज़न के पास है। 1% और छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं। अपेरियो जो है वो एक स्ट्रॉन्ग, उनका जो फोर्टे है वो है मोबाइल फोन्स, पर्सनल कंप्यूटिंग एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इस तरह से आपने देखा कि क्लाउडटेल और अपेरियो दोनों ही एक तरह से अमेज़न की ही कंपनीज हैं। ये बनाई गई है सिर्फ इसलिए कि एफडीआई का जो यहाँ पे नियम है, कानून है, उसको ये बाईपास कर पाए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंडिया में टोटल स्मार्टफोन सेल का मार्केट लास्ट ईयर था 1.7 ट्रिलियन रुपीस, 1,70,000 करोड़ का मार्केट है। अब देखते हैं उसमें से ऑनलाइन कितना बिकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है काउंटर पॉइंट, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हांगकांग बेस्ड। उन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान में ऑनलाइन चैनल शेयर जो है वो करीब 43% है टोटल सेल का। ये रिपोर्ट नेट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, नीचे इसका लिंक दिया हुआ है। ये फिगर दर्शाता है कि ऑनलाइन सेल का ब्रेकअप क्या है। ऑनलाइन जितने भी स्मार्टफोन बिकते हैं उसमें से 47% अमेज़न के हैं, 42% फ्लिपकार्ट से आते हैं, 10% एमआई से और 1-2% बाकी छोटे-छोटे व्यापारी, छोटी-छोटी ई-कॉमर्स साइट हैं वहां से आते हैं। तो मेजरली 80-90% के आसपास फ्लिपकार्ट और अमेज़न ने ये मार्केट पूरा ग्रैब किया हुआ है। तो अगर हम ये फिगर्स यूज करके अब हम कंप्यूट करते हैं कि अमेज़न या अमेज़न ग्रुप का रेवेन्यू कितना होना चाहिए। 43% ऑफ 1.7 ट्रिलियन रुपीस, ये होता है करीब करीब 74,74,811 करोड़। इसमें अमेज़न का शेयर है 47%, यानी कि 35,161 करोड़। ये है रेवेन्यू जो कि अमेज़न को आना चाहिए स्मार्टफोन को ऑनलाइन बेचने के लिए। ये टोटल सेल्स का करीब 20% है, जिसका मतलब है कि अमेज़न और उसके पार्टनर्स जो ऑनलाइन सेल्स करते हैं वो केवल टोटल सेल्स का 20% है। 80% अभी भी जो है लोग नॉर्मल तरीके से दुकानों से वहीं से ही फोन खरीदे जा रहे हैं। अब देखते हैं इन तीनों कंपनियों का पिछले साल का रेवेन्यू। अगर आप टोटल करें अमेज़न सेलर सर्विसेज, क्लाउडटेल और अपेरियो रिटेल, इन तीनों का रेवेन्यू मिलाकर करीब 32,190 करोड़ बनता है। अमेज़न का एक बड़ा अजीब सा फिगर है कि ये 10,847 करोड़ पर इन्होंने 5,849 करोड़ 5,849 करोड़ का लॉस दिखाया है, जो कि 50% से ज्यादा है।
ये बात कहीं पचती नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी और इतना ज़्यादा लॉस, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। उसके मुकाबले में क्लाउडटेल और अपेरियो दोनों ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट ज़रूर दिखाया है। इस तरह से आप देखेंगे ये तीनों कंपनियों ने जो बिजनेस किया है वो किया है 37,846 करोड़ का। ये टोटल रेवेन्यू है, सिर्फ स्मार्टफोन बेचने का नहीं है, बट इसमें एक काफी परसेंटेज स्मार्टफोन्स की भी है। एक नजर अमेज़न के रेवेन्यू का ब्रेकअप। अमेज़न का जो रेवेन्यू होता है वो उसके प्लेटफॉर्म पर बिके हुए सारे प्रोडक्ट का नहीं होता। वो रेवेन्यू सिर्फ उनका जो मार्कअप फी है या सर्विस फी है या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो ही अमेज़न अपनी बुक्स में दिखाता है। तो ये जो 10,000 करोड़ अमेज़न का है ये उनके अपने प्रोडक्ट्स बेचने के जो कि अमेज़न बेसिक का है, और एक मार्कअप फी या कमीशन या परसेंटेज बाकी सेलर्स जो अमेज़न को पे करते हैं। एक्चुअल सेल्स अमेज़न प्लेटफॉर्म पर बहुत हाई है, वो 1 लाख करोड़ के ऊपर है। मैं आपको एक लास्ट ईयर का पीयूष गोयल जी का एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ जिसमें उन्होंने बड़े साफ तरीके से बताया है कि अमेज़न क्या कर रहा है। Put in $1 billion, but then if they make a loss of $1 billion every year, then they jolly well have to finance that $1 billion. So it's not as if they're doing a great favor to India when they invest $1 billion. They are investing money over the last few years, also in warehousing and certain other activities, which is welcome, which is good. But if they are bringing in money largely to finance losses, and those losses in an e commerce marketplace model, a fair marketplace model in a turnover of $10 billion, if you're going to have a loss of $1 billion, $1.5 billion, it certainly raises questions where the loss came from. How can a marketplace make such a big loss unless they are indulging in predatory pricing or some unfair trade practices? These are real questions which will need answers, and I'm sure the authorities who are looking at it will seek those answers, and I'm sure the e-commerce companies will have their say on that. आइए अब जेफ बेजोस को भी सुन लेते हैं। लास्ट ईयर जब वो जनवरी 2020 में आए थे, उनका ये स्टेटमेंट CNBC न्यूज पर। Today, we're announcing that we're going to invest an incremental $1 billion in digitizing small and medium businesses. We are going to try to use Amazon's size, scope, and scale. We're going to use our global footprint. This is going to be the Indian century. And I'll make one more prediction for you. In this 21st century, the most important alliance is going to be the alliance between India and the United States. The world's oldest democracy and the world's largest democracy. जेफ बेजोस का ये स्टेटमेंट थोड़ा सा प्लेइंग टू द गैलरी था, इसमें कोई सब्सटेंस तो था नहीं। $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात की, उसका कोई डिटेल नहीं है। वो कहते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को डिजिटाइज करेंगे। ये प्रोसेस मेरे को समझ नहीं आता, क्या करेंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने भी अमेज़न सेलर मास्टरी का कोर्स किया है। उसमें अमेज़न की तरफ से कोई भी मदद ऐसी विशेष नहीं है यहाँ के सेलर्स को कि हम उनके प्लेटफॉर्म पर जाके सेल कर सकें। उल्टा वो हम लोगों से पैसा ही कमाना चाहते हैं। वो एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। उन्होंने कोई आज तक अमेज़न इंडिया ने ये फिगर नहीं दिया है कि अमेज़न प्लेटफॉर्म पर कितना एक्सपोर्ट इंडियन गुड्स का बाहर हो रहा है। सो इन द एंड लेट्स कंक्लूड। देखते हैं हमने आज क्या यहाँ पर सीखा।
तो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट बिल्कुल सही है, इट इज़ वेल विद इन इट्स राइट। उनको इंक्वायरी जो उन्होंने वहाँ पे शुरू की है अमेज़न और फ्लिपकार्ट के खिलाफ काफ़ी डेटा है कि उन्होंने यहाँ पर एफडीआई नॉर्म्स और ई कॉमर्स का जो भी लॉज हैं वो वायलेट किए हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसी पहल नहीं हुई कि एक सेपरेट ई कॉमर्स का लॉ बनाया जाए। वो जो पुराने लॉज हैं उनको टिंकर करते रहते हैं, उससे जो है लूप होल्स आगे भी निकलते रहेंगे। एक बात और याद रखनी है कि जो यहाँ हमारे देश में जो ई कॉमर्स बूम आया था या रिटेल बूम आया है वो ज़्यादातर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ऐसे प्लेटफॉर्म्स आने के बाद ही हुआ है और उससे देश का बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये जो लड़ाई है ये गवर्नमेंट और इन कंपनीज के खिलाफ ही रहनी चाहिए। ये एक पर्सनल लड़ाई या पर्सनल वेंडेटा में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज एक और है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उन्हें भी अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। वो अगर एक जगह दुकान खोलकर बैठेंगे तो आने वाले समय में वो दुकानें बंद होना निश्चित है। उनको भी अब नए तौर तरीके सीखने होंगे और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कैसे वो उनसे compete करें ये उनको भी सोचना पड़ेगा। जो पीयूष गोयल जी की बात थी कि मॉम एंड पॉप स्टोर्स बंद हो रहे हैं तो ऐसा कोई नहीं ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है। कोई भी किराना शॉप या सब्जी शॉप ऐसी कोई भी दुकान अमेज़न या फ्लिपकार्ट के आने से बंद नहीं हुई है। लड़ाई केवल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है, स्मार्टफोन्स पर ज़्यादा जोर है और स्मार्टफोन्स की वजह से ही ये सारा इशू जो है ये खड़ा हुआ है। जो लार्ज ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो इस देश में कोई रूल न होने की वजह से यहाँ एक्सप्लॉइट करते आए हैं। 5-6 साल पिछले सालों में इन कंपनियों ने यहाँ पे निवेश भी काफ़ी किया है, 5-6 बिलियन डॉलर यहाँ पे लगाए हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया है, उससे भी देश को फायदा हुआ है। अमेज़न के अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके प्रोसेसेस और जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। शायद ही कोई इंडियन कंपनी इनसे compete कर सकती है। ये पूरा ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी ने पिछले 4-5 साल में खड़ा किया हुआ है। ऐसी चीज गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करनी चाहिए। अंत में कंज्यूमर इज द किंग और जो डिस्काउंट्स मिलते हैं उससे हमें ही फायदा होता है। जो सेल डे या प्राइम डे ये आते हैं इससे कंज्यूमर को ही फायदा होता है। तो हमारे एज अ कंज्यूमर हमें ये जो कंपनीज हैं इनसे ज़्यादातर फायदा ही हुआ है। और जो पेंडेमिक था उसमें भी ई कॉमर्स की वजह से काफ़ी सहूलियत रही थी। तो आने वाले दिनों में हम अपेक्षा करते हैं सरकार से कि ये अपना जो इश्यूज है वो सॉर्ट आउट करेंगे और हार्मोनियस तरीके से ये कंपनियां आगे और लीगल तरीके से यहाँ काम करेंगी। तो इस एपिसोड में इतना ही। ज़रूर लिखिए, कमेंट करिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नया विषय लेकर। नमस्कार।